शुभ दिन आयो रे दरबार में, शुभ दिन आयो रे दरबार में, शुभ दिन आयो रे। मंगलयति मंगल स्वर तान सेन साधे, मंगल अति मंगल स्वर तान सेन साधे, वीणा तांबुर मृदंग, वीणा तांबुर मृदंग, नाद ब्रह्म काजे, शुभ दिन आयो रे दरबार में, शुभ दिन आयो रे। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि राजा रामचंद्र के आग्रह पर तनसुक गाना गाता है और शाहीन नृत्य कला से तनसुक के स्वरों का साथ देती है। तनसुक और शाहीन पहली ही नजर में एक दूसरे को चाहने लगते हैं। शाहीन गायक के दीदार को बेचैन हो उठती है। तनसुक भी शाहीन के ख्यालों में खो जाता है। दोनों मिलकर मोहब्बत में एक साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करते हैं। तानसेन बैजू को अपने अतीत के संबंध में बतलाते हैं कि किस तरह शाहीन की प्रेरणा से उन्होंने संगीत सार किताब की रचना की। किताब पूरी होने पर शाहीन बहुत खुश होती है। तनसुक वो किताब राजा जी को भेंट करते हैं, जिससे खुश होकर राजा जी तनसुक को अपना मित्र बना लेते हैं। शाहीन तनसुक से शिकायत करती है कि उन्होंने आज राजा जी से शादी की बात क्यों नहीं की। इसी बात पर शाहीन नाराज होकर चली जाती है। कहो तनसुक, जो कुछ कहना है बेझिझक कहो। राजन, मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहता, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। तो बेझिझक मांगो तनसुक। राजन, मैं आपकी राजनर्तकी शाहीन से विवाह करना चाहता हूं। नहीं तनसुक, नहीं। तुमने इतनी धृष्टता का साथ कैसे किया? क्या हमने इसी क्षण के लिए तुम्हारे गुरु से तुम्हें मांगा था कि तुम भरे दरबार में हमारा अपमान करो? क्या इसी क्षण के लिए हमने तुम्हारा आदर सत्कार किया था कि तुम हमारे दरबार की मान मर्यादा को भी भूल जाओ? हमने सब नियमों को ताक पर रखकर तुम्हें अपना मित्र इसलिए बनाया था कि तुम एक तुच्छ प्राणी की तरह भरे दरबार में हमारी राजनर्तकी का हाथ हमसे मांग लो। हाँ, क्षमा कीजिए राजन, यदि मुझे इस बात का तनिक भी आभास होता कि शाहीन का हाथ मांगकर मैं कोई अनुचित कार्य कर रहा हूं, तो मैं ऐसा दुस्साहस कदापि ना करता। किंतु जहां तक मैं समझता हूं, विवाह हेतु प्रस्ताव रखने में कोई दोष तो नहीं है राजन। दोष तुम्हारा नहीं है तनसुख, दोष तो हमारा है, जिसने तुम्हें राजसी सुख संपदा देने से पहले यह भी नहीं सोचा कि तुम्हारा स्तर क्या है। स्तर के मापदंडों पर मैं एक कुलीन ब्राह्मण का पुत्र हूं राजन, और स्वामी हरिदास का परम शिष्य। और यदि शाहीन आपकी राजनर्तकी है, तो मैं भी आपका राजगायक हूं। फिर आप हम दोनों के विवाह पर विचलित क्यों हो उठे? शाहीन से कोई आपका व्यक्तिगत रिश्ता तो नहीं है? तनसुख! राजा जी, आप और इस दीन के आंगन में? क्या एक मित्र के घर नहीं आ सकता तनसुख? क्यों नहीं राजा जी, क्यों नहीं? लेकिन मैं लज्जित हूं राजा जी। आपने मेरे आंगन में पदार्पण किया और मैं आपका स्वागत भी ना कर सका। तुम्हारा एकटक आंखें खोलकर शून्य में देखना इस बात का प्रमाण था कि तुम स्वप्न देख रहे हो। इसलिए हमने तुम्हें निद्रा में से उठाना उचित नहीं समझा। आपने ठीक कहा राजा जी, स्वप्न में किसी ने हमारा गला ही काट दिया।
जिसके गले में सरस्वती का बसेरा हो, भला उसका गला काटने का दुस्साहस किसने किया? आपने राजा जी, आपने। हमने? तुमने सपने में देखा कि हमने तुम्हारा गला काट दिया? हमने? जी। ऐसे बुरे सपने देखने बंद कर दो तंसुख। हम तो अपने शत्रु का गला काटने से पहले भी 1000 बार सोचते हैं। फिर तुम्हें तो हमने अपने मित्र का स्थान दिया है। जानता हूं राजा जी, जानता हूं। तो फिर तुम्हें इतना भी जान लेना चाहिए कि राजपूत अपने मित्रों के लिए गले कटवाया करते हैं, मित्रों के गले काटा नहीं करते तंसुख। राजा जी, समझ नहीं पा रहा हूं कि आपके स्नेह का ऋण कभी चुका पाऊंगा भी या नहीं। जब वो ऋण वसूल करने का समय आएगा ना तंसुख, तो हम स्वयं उसकी वसूली तुमसे कर लेंगे। पहले तुम हमें यह बताओ कि सपने में तुमने कौन सा ऐसा अपराध किया था जिसके लिए हमें तुम्हारी गर्दन उड़ानी पड़ी? यदि ये आप राजा की तरह पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताने की धृष्टता नहीं कर पाऊंगा, और यदि एक मित्र के नाते पूछ रहे हैं तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा राजा जी, क्योंकि ऐसी बातें तो मित्र को ही बताई जाती है ना। ठीक है तंसुख, तो फिर हमें अपना परम मित्र जानो और निर्भीक स्वर में कहो अपने मन की बात। हम तुम्हें आश्वासन देते हैं तंसुख कि हम तुम्हारा गला नहीं काटेंगे। वो राजा जी, बात यह है कि सपने में हमने आपसे आपके भरे दरबार में आपकी राजनर्तकी शाहीन का हाथ मांग लिया था। बस इतनी सी बात? इतनी सी बात के लिए क्या तुम वाकई शाहीन से प्यार करते हो? जी राजा जी। राजा जी, क्या प्रेम अपराध है? नहीं तंसुख, प्रेम तो प्रकृति की वो रचना है जिसने मानवता को रचा है। फिर प्रेम अपराध कैसे हो सकता है? किंतु तुम हमारे मित्र होने के साथ साथ हमारे शासन में वो अंकुरित बीज हो जिससे हमने बहुत सुंदर उपवन खेलने की कल्पना की है। इसलिए इस विषय पर कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें बहुत विचार करना होगा। जैसा आप उचित समझे राजा जी। मेरे लिए आपकी प्रत्येक आज्ञा शिरोधार्य है। शाहीन के प्रति यह प्रेम भाव तुम्हारी ओर से यह तंसुख, या वो भी तुमसे प्यार करती है? जी राजा जी, जितना मैं उसे चाहता हूं उससे कहीं अधिक वो मुझे चाहती है। तुमने उसके प्रेम को एक प्रेमी की दृष्टि से देखा होगा तंसुख, परंतु हमें एक राजा की दृष्टि से देखना होगा। देखने सुनने या समझाई जा सकने वाली चीज मोहब्बत नहीं होती राजन। मोहब्बत तो महसूस की जा सकती है, और इस एहसास के जज्बे को वही महसूस कर सकता है जो खुद इसमें जज्ब हो चुका हो। हम तुम्हारे विचारों से सहमत हैं शाहीन, मगर यह मत भूलो कि तंसुख संगीत के आसमान पर चमकने वाला वो चांद है जिसे अपनी संगीत की चांदनी से पूरे विश्व में अपना प्रकाश फैलाना है। क्या तुम चाहोगी एक छोटी सी बादल की टुकड़ी उस पूरे चांद को अपने आंचल में ढक ले और पूरा विश्व उसकी चांदनी से वंचित रह जाए? नहीं राजन, ऐसा मैं हरगिज नहीं चाहूंगी। मगर आप भी इस बात पर गौर जरूर फरमाइएगा कि यूं तो चांद को निकलते हर रात जमाना देखता ही है, मगर उस चांद की चांदनी का नजारा ही कुछ और होता है जब चांद किसी बदली के दामन से निकलता है। बहुत अच्छे शाहीन, बहुत अच्छे। तुम्हारे इस उदाहरण ने हमारे मन में पनपे हर प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अब तुम दोनों जब चाहो शादी कर सकते हो। शुक्रिया राजन, आपने इस लावारिस कनीज के जज्बातों की कद्र तो की। कौन कहता है कि तुम लावारिस हो? प्रजा के लिए राजा पिता के समान होता है, और हम तुम्हें आश्वासन देते हैं कि तुम दोनों के विवाह में तुम्हारे पिता की ओर से सब रीति रिवाज राजा रामचंद्र के हाथों संपन्न होंगे।
इस प्रकार शाहीन मेरे जीवन का अटूट अंग बन गए। राजा रामचंद्र ने अपना वचन निभाते हुए बड़ी धूमधाम और राजसी वैभव से हम दोनों का विवाह ही नहीं बल्कि एक आदर्श पिता की तरह शाहीन का कन्यादान भी किया। ऐसे उदार हृदय वाले लोगों का नाम ही इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। निस्संदेह राजा रामचंद्र वाघेला जैसे शासक बहुत कम ही हैं। आप जैसे महान कलाकार से उसी की जीवन कथा सुनने का जो अवसर मुझे मिला है, मैं सदैव उसके लिए आपका आभारी रहूंगा। नहीं बैजू, हम तो किसी न किसी को अपने मन का हाल सुनाना ही चाहते थे, परंतु यहां हमारे चारों ओर या तो राजनीतिज्ञ हैं या फिर खादिम। यहां हमें कोई भी ऐसा दिखाई नहीं देता जो हमारी एक कलाकार की भावना को समझ सके। और मैं आपके जीवन के एक एक पल के विषय में जानने के लिए कितना उत्सुक था, इसका अनुमान केवल मैं ही लगा सकता हूं। अभी भी आपके जीवन के बहुत से ऐसे पहलू हैं जिनके विषय में जानने की जिज्ञासा मेरे मन में अभी भी है। हमारे जीवन के विषय में ऐसा क्या जानना चाहते हो तुम? यूं तो बहुत सी बातें हैं संगीत सम्राट, किंतु ये बात मेरी उत्सुकता का सबसे बड़ा कारण है कि कहां बांधवगढ़ और कहां आगरा। इतनी लंबी यात्रा कर आप यहां कैसे पहुंचे? बैजू ऊपर वाले ने हमारी इस बांधवगढ़ से आगरा की यात्रा के लिए बहुत पहले से ही भूमिका बांधना आरंभ कर दी थी। तब भीषण गर्मियों के दिन थे। सूर्य देवता अपनी चिलचिलाती धूप की किरणों से मानो बांधवगढ़ की जमीन को जलाकर राख कर देना चाहते हूं। वर्षा की एक भी बूंद न गिरने के कारण बांधवगढ़ और उसके इर्द गिर्द के इलाके भयंकर सूखे और अकाल से ग्रस्त थे। तब बांधवगढ़ के निवासियों के मुंह पर बस एक ही बात थी। कुदरत का कहर देखो भैया, कुदरत का कहर। कैसा भयंकर अकाल पड़ा है। बिल्कुल इसी तरह सूखा पड़ा रहा तो हमारे बच्चे तो दाने दाने के मोहताज हो जाएंगे ना। ठीक कह रहे हो असलम भाई, ठीक कह रहे हो। किसान की जिंदगी फसल पर ही तो निर्भर है। हाँ। यदि वर्षा ना हुई तो फसल प्यासी ही मर जाएगी। हाँ भैया, इसीलिए तो कहता हूँ कि चलकर राजा जी से इस विषय पर बात करनी चाहिए। अब उससे क्या होगा? राजा जी के चाहने या ना चाहने से वर्षा तो होने से रही। पर आवाम की मुश्किलों का हल खोजना तो राजा का ही फर्ज बनता है ना। हाँ, और इस समय हमारी सबसे बड़ी समस्या है अनाज। हमारे गोदामों में हमारी प्रजा के लिए पर्याप्त अनाज है। क्यों खाद्य मंत्री जी? इस विषय में आपकी क्या राय है? राजन, आपका कथन सत्य है। हमारी प्रजा को भूखों ना मरना पड़े, इतना अनाज तो अपने गोदामों में है। वो गोदाम हमारे नहीं, प्रजा के ही हैं। धन्यवाद। और ऐसे संकट का निवारण करने के लिए ही गोदामों का निर्माण किया जाता है। क्यों योजना मंत्री? जी महाराज। आप महामंत्री तथा अन्य मंत्रियों के साथ ऐसी योजना बनाइए जिसके अंतर्गत शीघ्र अतिशीघ्र अनाज को जन सामान्य तक पहुंचाया जा सके। परंतु राजन, समस्या यह नहीं कि गोदामों में हमारी प्रजा के लिए अनाज नहीं है, बल्कि समस्या यह है कि वर्षा न होने के कारण अनाज पैदा नहीं हो रहा। योजना मंत्री का कथन सत्य है राजन। यदि यूं ही वर्षा ना हुई तो हम कब तक अपने गोदामों से अनाज की पूर्ति कर पाएंगे? जब तक सांस है तब तक आस है। भगवान ने चाहा तो वर्षा अवश्य होगी, और अगर नहीं भी हुई तो इस समस्या की योजना बनाने के लिए जितना समय लगेगा उतने वक्त तक हम अपनी प्रजा को भूखा तो नहीं रखेंगे। मंत्री जी, गोदामों के मुंह खोल दिए जाए। राजा जी की जय, 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 राजा जी की जय। हम कुछ देर के लिए एकांत चाहते हैं।
समस्या ये नहीं कि गोदामों में हमारी प्रजा के लिए योजना मंत्री का कथन सत्य है। समस्या ये है यदि यूं ही वर्षा न गोदामों में हमारी प्रजा के लिए अनाज तो हम कब तक अपने गोदामों से अनाज की वर्षा न होने के कारण अनाज पैदा नहीं तो हम कब तक अपने गोदामों से अनाज की पूर्ति कर पाएंगे? वर्षा न होने के कारण अनाज पैदा नहीं हो रहा। संगीत में इतनी शक्ति है राजन, संगीत से अतखिली कलियां खिल उठती हैं। संगीत आकाश से बादल बरसा सकता है, बुझे हुए दीपक जला सकता है। आपके कहे वचन ही शायद बांधवगढ़ के लिए वरदान साबित हो स्वामी जी, क्योंकि बांधवगढ़ की समस्या का जो समाधान हम सोच रहे हैं उस समाधान का नाम है तनसुख। आप अब तक रियाज की तैयारी में मशगूल हैं। उठिए, राजमहल नहीं जाना है क्या? राजमहल इस समय क्यों? राजा जी ने कोई संदेशा भेजा है क्या? हुजूर, ऐसे जश्नों पर बादशाह पैगाम नहीं भेजा करते, बल्कि आवाम खुद राजमहल में हाजिर हुआ करती है। आज जश्न राखी है। ओह, आज राखी का त्योहार है? जी हाँ, इसीलिए आज राज दरबार के सब मुआजिज हाजरीन राजा साहब को राखी बांधने दरबार में हाजिर होंगे। तो आपको भी तो राजा साहब को राखी बांधकर उनके लिए दुआएं मांगनी होंगी ना। वैसे भी इस वक्त के इस दौर में, जबकि पूरे बांधवगढ़ की सरजमी सूखे और अकाल की वजह से गर्दिश में है, राजा साहब को दुआओं की सख्त जरूरत है। हम तो सदा ही अपने नेक राजा के लिए भगवान से दुआएं करते हैं बेगम। ठीक है, आप एक थाली सजाकर उसमें चंदन, केसर, राखी इत्यादि रखवाने का प्रबंध कीजिए। महज आप तैयार हो जाइए, बाकी बंदोबस्त हमने मुकम्मल कर दिया है। अब जल्दी कीजिए, क्योंकि दरबार में तो जश्न तो जोरों पर होगा। महामंत्री बांधवगढ़ श्रीमान वीरभद्र सिंह, योजना मंत्री बांधवगढ़ श्रीमान चंद्रेश दत्त, राजगायक श्रीमान तनसुख मकरंद पांडे। ये क्या तनसुख, तुम भी हमें राखी बांधोगे? नहीं नहीं। क्यों राजन, क्या मुझ में या मेरी जात में कोई खोट है? नहीं तनसुख, यह बात सर्वविदित है, तुम एक कुलीन ब्राह्मण हो और ज्योतिष घराने के रतन हो, फिर तुम में किसी प्रकार की खोट होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। फिर जो अधिकार राज्यसभा में अन्य सभी को प्राप्त है, वो अधिकार मुझसे क्यों छीना जा रहा है राजन? इसमें अधिकार और अनाधिकार की तो बात ही नहीं है तनसुख, हमारे कहने का आशय तो कोई दूसरा ही है। महाराज की जय हो। कहो, क्या कहना चाहते हो? शहंशाह अकबर की फौज के सेनापति जलालुद्दीन कुर्ची बांधवगढ़ के राज दरबार में आना चाहते हैं। उन्हें सम्मान सहित अंदर ले आओ। जो आज्ञा। राजा जी को सिपह सालार कुर्ची का सलाम कबूल हो। बांधवगढ़ में आपका और आपकी सेना का स्वागत है जलालुद्दीन कुर्ची। शुक्रिया। आपके बादशाह सलामत कुशल से तो है ना? आपकी दुआओं से अल्लाह का फजलो करम है राजा साहब। कहिए, कैसे आना हुआ? कुछ बागियों ने दक्कन में सर उठाने की जुर्रत की थी और आलम पनाह ने उन कोशिशों को नाकाम करने की जिम्मेदारी इस खाकसार को सौंपी थी। और आपने और आपकी मुगलिया सेनाओं ने विद्रोहियों के सर कुचल भी दिए। जी राजा जी, वहीं से लौटते वक्त बांधवगढ़ की सीमा पर हमारा फौजी खेमा कयाम कर रहा है और आलम पनाह का यह हुक्म था कि बांधवगढ़ से लौटते वक्त हम आपकी खैरियत और मिजाज पुरसी के लिए जरूर हाजिर हों। हम इस मैत्रीपूर्ण व्यवहार के लिए बादशाह अकबर के धन्यवादी हैं। महामंत्री। जी महाराज। ध्यान रहे, जब तक इनकी सेना यहां रुकना चाहेगी वो हमारी अतिथि होगी। उनके लिए खानपान का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा राजन। जलालुद्दीन कुर्ची हमारे विशेष अतिथि हैं।
इनके रहने का प्रबंध हमारे महल में किया जाए। हो जाएगा राजन। क्योंकि इनके साथ तो हमें बहुत सी राजनीति की बातें करनी है, किंतु एकांत में। क्यों जलालुद्दीन गुरजी? जो हुक्म राजा साहब। इसके साथ ही हम सभा समापन की घोषणा करते हैं। मंत्रीवर, हमारी समझ में यह बात नहीं आ रही कि आखिर आपने हमें रानीवास जाने से रोका क्यों? ऐसी कौन सी बात है जो आप हमसे करना चाहते हैं? क्षमा कीजिए राजन, आज आपने पहली बार एक अनुचित निर्णय लिया है। अनुचित निर्णय? क्या आप नहीं जानते कि इस समय हमारा राज्य सूखे और अकाल से ग्रस्त है? हम जानते हैं। गोदामों से अनाज निकालकर हमारी भूखों मरती प्रजा में वितरित किया जाए, यह आदेश भी आप ही ने दिया था ना? हां, यह आदेश भी हमने ही दिया था। तो फिर ऐसी विकट परिस्थिति में मुगलिया सेना को रसद भिजवाना क्या उचित बात है? तो इसमें अनुचित भी क्या है मंत्रीवर? जब अपना ही राज्य संकट की परिस्थिति से गुजर रहा हो, ऐसे में एक बड़ी सेना के खान पान की व्यवस्था करना। मंत्रीवर, अगर आपके घर में आपके और आपके बच्चों के लिए भोजन हो और ऊपर से कोई अतिथि आ जाए, तो क्या आप उस अतिथि के सामने उसे भोजन दिए बिना ही भोजन करेंगे या उस अतिथि को भी देंगे? जवाब दीजिए मंत्रीवर, जवाब दीजिए। क्या आप उस अतिथि को भोजन दिए बगैर स्वयं भोजन खा सकेंगे? नहीं राजन। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि अपने अतिथि का सत्कार करना बांधवगढ़ की नहीं, पूरे भारतवर्ष की परंपरा है, और हमने अपनी परंपरा का पालन करके कोई अनुचित निर्णय नहीं लिया। मंगलयति मंगल स्वर तान से